वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज आप सभी के सामने O20 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू आप सभी को क्लास 10th का चैप्टर ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 कराने वाला हूं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो हमें इस चैप्टर में देखना है कि हाउ द रिसोर्सेज वर डेवलप, हमारे यहाँ किस तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, और एज वेल एज हमारे यहाँ जो सॉइल्स हैं, विच टाइप ऑफ सॉइल्स वी फाउंड इन अवर रीजन इन इंडिया। सो लेट्स लुक इनटू दिस। फर्स्ट, resources. What does it mean by the resources? Resources, everything in our environment which can be used to satisfy our needs and it's technological, accessible, economical, feasible and culturally acceptable is termed as resource. जो भी कुछ चीजें हमारे environment में मिलती हैं, जो हमारी क्या needs, क्या हमारी needs को complete करें और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, देन वी आर सेइंग दैट दीज आर आवर रिसोर्सेज। इट मीन जो भी चीज़ें अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में और जिनका हम एक्सेस कर सकते हैं और जो हमारे यूज में आ सकते हैं इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली भी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फिजिबली भी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, दे वर नोन एज द रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स themselves आर essential component ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है किसके, रिसोर्स के, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सो वी ऑल आर ऑल्सो अ रिसोर्स। जैसे मैं अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ये भी क्या है, रिसोर्स है। आप लोग जो हम यूट्यूब चैनल के थ्रू हमें देख रहे हैं वो किसके थ्रू देख रहे हैं, फोन के, बट जो फोन को बनाने का काम किया है वो किसने किया है, ह्यूमन ने, तो वो भी एक रिसोर्स के थ्रू वर्क किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स देखेंगे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्लासिफाई किसके बेसिस पर किए जाते हैं। फर्स्ट, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग वेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे, क्या ओरिजिन मतलब कहां से बने, बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पर कि उसका जो ऑनर है कौन है, इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल एंड डेवलपमेंट, स्टॉक्स एंड रिसोर्सेज, जो हमारे स्टॉक वगैरह रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अवर रिसोर्सेज। और आपको ये क्या दिख रहा है, आपको एक पिक्चर दिख रही है दिस साइड में, हमारे रिसोर्सेज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, और उधर स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटिव, क्वालिटिव भी, क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटिव भी होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, बेसिकली हमें देखना है कि जो रिसोर्सेज हमारे यहाँ मिलते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इतने कितने समय में बनते हैं, कैसे कैसे चीजें एक्सेसिबल हो सकती हैं या नहीं होती हैं। रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग indiscriminately and this led to the following major problem। जो रिसोर्सेज हम बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं और एक्सेसिवली यूज करते हैं, तो उनका जो हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं चीजें। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोग जो ग्रीडी होते हैं वो अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज का क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिप्लीशन करते हैं, बहुत ही ज्यादा डिप्लीशन करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को हार्म होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स, रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करना, कुछ ही हाथों में रिसोर्सेज को क्या कर देते हैं, एक्यूमुलेट करना। इट मींस कि आपकी वहां तक उसको तक क्या नहीं है, पहुंच नहीं है, आपकी उस तक जाने के लिए पावर नहीं है, आपको वहां पे ऑनरशिप नहीं दी जाती। विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, रिच एंड पुअर। रिच और पुअर, आपके जो अमीर और गरीब में जो सेगमेंट में जो डिवाइड हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज तक आप लोग वहां उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। It has lead to the global ecological crisis such as global warming। क्या होता है, अगर हम रिसोर्सेज ज्यादा यूज करेंगे तो उनकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो आउटकम आता है वो हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आता है। सबसे पहला जो हमारी ओजोन लेयर हमें देखने को मिली थी कि ओजोन लाइन में हमें क्या हो गया, होल हो गया है, एज वेल एज हमारा एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा और लैंड डिग्रेडेशन होने लगती है। नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल
रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट डज इट मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग? अगर हम रिसोर्स की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे कि हमें रिसोर्सेज को कैसे सेव करना है और हाउ वी यूज अवर रिसोर्सेज, देन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इज एसेंशियल टू सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जितने भी लोग जो हम अर्थ पर जीते हैं, चाहे मैन हो, वुमेन हो, ह्यूमंस हो, या फिर आपके एनिमल्स वगैरह हो, अगर हम रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment, and development in the present should not comparison with the of our future generation. Sustainable economic development, सस्टेनेबल का मतलब है कि हमें क्या करना है, सस्टेन करनी है चीजें, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है एज वेल एज हमें हमारे रिसोर्सेज को भी क्या करना है, सस्टेन करना है। इट मीन्स कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या ना हो, खराब ना हो, खत्म ना हो। जैसे आप लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट should take place without damaging of our environment, मतलब जो भी कुछ डेवलप हम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट को क्या नहीं करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद अवर फ्यूचर जनरेशन, ये भी ना हो कि हम उनका इतना ज्यादा यूज कर लें कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीजें बचे ही ना, वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे पेट्रोलियम है, आजकल हम क्या करें कि पेट्रोलियम का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं जस्ट लाइक कार है एज वेल एज हमारी बाइक्स हैं, उनका बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं, और आने वाले टाइम में हमें ये लग रहा है कि वो उनका जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि हमें भी पता है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स की वजह से क्या बनते हैं, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उन्हें बहुत लाखों अरबों ईयर्स लग जाते हैं क्या करने में, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाने में। अगर हम उन्हें ज्यादा एक्सेसिव यूज करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, और अगर रिसोर्सेज खत्म हो गए तो देन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उनके बिना कैसे एग्जिस्ट कर पाएगी। बिकॉज अगर आज देखें तो जितनी भी हमारी कार हैं, बाइक्स हैं, मोस्ट ऑफ थिंग जो वो किसके ऊपर रन करते हैं, बाय अवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो हमें हमारे जो रिसोर्सेज है उनका क्या नहीं करना चाहिए, उनका डिप्लीशन ज्यादा या उनका ओवर यूज नहीं करना चाहिए। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे प्लानिंग करा जाए, उनको कैसे यूज किया जाए। इन इंडिया देयर आर सम रीजन्स which can be considered self-sufficient. What does it mean by the self-sufficient? It means कि उनके पास क्या है, सारे resources हैं। जैसे अगर हम देखें दिल्ली है, दिल्ली के पास क्या है, वाटर की स्कैर्सिटी आ गई है, पानी नहीं है। राजस्थान है, पानी बहुत कम मिलता है। अगर हम उसी की बात करें कि जैसा हमारा ईस्टर्न यूपी है या वेस्टर्न यूपी, वहां पे क्या है, अबंडेंस ऑफ वाटर अवेलेबल है, और वो भी प्योर वाटर अवेलेबल है, तो वहां पे क्या है, वाटर अवेलेबल है, तो उनके पास फूड ग्रेन्स भी है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो वो क्या है, रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है इन टर्म्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एंड देयर आर सम रीजंस व्हिच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कुछ किसी के पास तो सेल्फ सफिशिएंट है और कुछ लोग क्या एक्यूट हैं, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ही नहीं। दिस कॉल द बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ लार्ज ऑफ अमाउंट में क्या है, वाटर अवेलेबल है आपकी ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी में, तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं वाटर का, और एक लिमिट टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर वो वाटर जो स्कैर्सिटी आई तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, किसका, हमारे ग्राउंड वाटर का। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में रिसोर्स को प्लानिंग कैसे करते हैं, कि इंडिया में जो रिसोर्सेज है हमें उन्हें बचाने के लिए क्या क्या प्लानिंग करती है इंडिया, कैसे कैसे वो रिसोर्सेज बचते हैं, कैसे कैसे वो चीजें वर्क करती हैं। इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक इजी प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एंड इन इन्वेंटरी रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री, दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एसेंशियल्स एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। अगर हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है कि हमारे रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, कितने यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि सर्वे करना पड़ेगा।
पहली चीज क्या है, सर्वे करनी पड़ेगी कि हमारे वहां रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है। उसके बाद मैपिंग करनी पड़ेगी, मैपिंग कि यहाँ पे है और किस किस रीजन में है। देन क्वालिटेटिव, क्वालिटी कितनी है, उसकी प्योर क्वालिटी है। क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। एस्टिमेट करेंगे कितना हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, सारी चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। पहले रिसोर्स को फाइंड आउट करना, देन उसको देखना कि उसमें कितना है, कितना हम उसका यूज कर सकते हैं, कितना हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एडॉप्ट विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, क्या करना क्या यूज करना पड़ेगा हमें, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। स्किल चाहिए उसके लिए। एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, एक इंस्टीट्यूशन भी हमें सेटअप करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने बोल दिया कि जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकालते हैं उन्हीं को बोल दीजिए वो गैसेस को भी एक्सट्रैक्ट कर ले, नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। गैसेस को हैंडल करना और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हैंडल करना, दोनों क्या है, बिल्कुल एक ही डिफरेंट चीजें देखने को मिलती हैं। इंप्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स, तो हमें क्या, ये चीजें हमें पहले प्लान बनाना पड़ेगा, देन उसको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, हमें क्या करना है, जितने भी हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान है उन्हें हमें नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ भी क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ रिसोर्सेज को ही बचाने के चक्कर में रह जाएं और अपना नेशनल डेवलपमेंट भी ना करें, और ऐसा ना हो कि हमें डेवलपमेंट करना है तो हमारे जो रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। कि जैसे अगर हमें रोड्स बनाने हैं तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को कट कर दिया जाए, या फिर हमें हाईवे बनाना है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा पूरे फॉरेस्ट को। अगर फॉरेस्ट को नहीं कट करना है तो हमें कहीं ना कहीं दोनों को चीजों को कंजर्व करते हुए हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा क्या ना हो, डिप्लीशन भी ना हो और हमारा चीजों का यूज भी हो सके। रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट only when they are accompanied by appropriate technology development and institutional changes। It means कि हमें resources मिल जाते हैं, but resources किस में मिलते हैं, हमारे उनके उसमें मिलते, रॉ मटेरियल में मिलते हैं। अब उनसे चीजों को एक्सट्रैक्ट करना, अगर वो चीजें एक्सट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से ना होंगी तो वो यूजफुल नहीं होंगी। जैसे हमें आयरन मिलता है, किससे, आयरन ओर से मिलता है। अगर जो हमारा आयरन ओर से जो हमें मिलता है, अगर उसमें आयरन ओर्स में से अगर हम उस आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे उनकी क्वालिटी कम हो जाएगी। तो उसको जो हम स्किल क्या करेंगे, स्किल चीजें ही कर पाएंगी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, कि उनको इंस्टीट्यूशन के द्वारा चीजों को चेंज करके ही चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंडिया हैज मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम क्या कर रहे हैं कि हम रिसोर्सेज की तरफ अपने क्या है चीजों को डेवलप कर रहे हैं, अचीव करने के लिए हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान था, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अब उसको सेटअप करने के लिए, चीजों को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने 5-year प्लान को एक्सेप्ट किया था, जो कि रसिया में सबसे पहले एप्लीकेबल हुआ था। तो उस चीजों को हम लेके आए इंडिया में। अब 5-year प्लान का मतलब है कि हम एक योजना बनाएंगे, एक प्लानिंग करेंगे, किस चीज के लिए, 5 साल के लिए। अब उसमें हमने क्या कर दिया, एक गोल सेट कर दिया। अब हम उस गोल को क्या करना है, अचीव करना है। तो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह की प्लानिंग करने को देखने को मिलती है। टू ओवरकम इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ एट वेरियस लेवल एट इंपॉर्टेंट, कि रिसोर्सेज का ओवर कंजप्शन ना हो, ओवर यूटिलाइजेशन ना हो। तो इन चीजों को देखने के लिए हम अलग अलग लेवल पे हम अपनी जो है रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। क्योंकि जैसे हमारा इंडिया है, डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, वहां पे जो है धान की खेती की जाती है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर यूज किया जाता है, और उसका इफेक्ट कहाँ मिलता है, देखने को दिल्ली में मिलता है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं रिसोर्स प्लानिंग ऐसे करनी चाहिए कि जो चीजें हैं वो सबको क्या हो, प्रॉपर और इक्वल अवेलेबल देखने को मिले। लैंड रिसोर्सेज, व्हाट डज इट मीन बाय द लैंड रिसोर्सेज, कि जो लैंड है हम उसे नेचुरल है और उसके जो लैंड को हम कितना और कैसे यूज करते हैं। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंड जो है वो क्या एक नेचुरल रिसोर्सेज है और सबसे ज्यादा क्या है,
इंपॉर्टेंट है, आउटमोस्ट रिसोर्सेज है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, किसको? नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इट मीन्स कि अगर हमारे लैंड रिसोर्स नहीं होंगे तो हम ये चीजें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन किस पे होगा? लैंड के ऊपर। अगर हम लैंड का ओवर यूज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, ह्यूमन लाइफ्स खत्म हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। जब हमारे पास क्या नहीं होंगे? फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारे ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी, कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी रुक जाएंगी कि हम लोगों ने एक बार ओवर यूज कर लिया, आफ्टर दैट हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इफेक्ट होंगी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से जो कहाँ डेवलप होते हैं? रिवर्स के अलाउंड डेवलप होंगे। जब फॉरेस्ट खत्म होंगे, बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं वाटर की स्कैरसिटी आएगी, और जब वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलेगी तो हमारा जो रिवराइन रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीज फीचर्स नेमली माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स एंड आइलैंड। कि हमारे जो इंडिया के पास है, इंडिया जो कंट्री है हमारी, उसकी अगर हम देखें नेचुरल ब्यूटी वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। हमारे यहाँ हर तरह की लैंड रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे नेमली माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, प्लेन एरिया मिलेगा, और एज वेल एज आइलैंड भी देखने को मिलते हैं। इट मीन्स कि हमारी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वास्ट है। हमारा कल्चर तो डाइवर्स है, साथ के साथ हमारे जो लैंड रिसोर्सेज है वो भी क्या है? डाइवर्स है। तो वी आर द डाइवर्स पीपल। हमारे पास सब कुछ क्या डाइवर्स है, सब कुछ, सबको एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ आ जाइए हमारे यहाँ। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। लैंड का यूज क्या किया जाता है? कुछ चीजों के लिए यूज किया जाता है। पहला फॉरेस्ट, सबसे पहला क्या है? फॉरेस्ट। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, लैंड जो कि हमारे कल्टिवेशन के लिए यूज नहीं है। बेरन एंड वेस्टलैंड, लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, पोलो लैंड्स, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स एंड नेट्स ऑन एरिया। तो आप लोग को ये जो एरिया, जो हमारी जो लैंड्स दिख रही हैं, हमने क्या देखा? प्लेन्स में प्लेन्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, और इन तीनों को ही हम इन सब में यूज करते हैं। फॉरेस्ट में भी जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं है, बेरन और वेस्टलैंड मतलब जो खाली पड़ी हैं, जिनका यूज नहीं किया जा सकता। लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर, कुछ ऐसी लैंड्स भी हैं जिन्हें हम नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए करते हैं। बेरन नहीं है, वो वेस्टलैंड भी नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। क्यों? जैसे हमारी फैक्ट्रीज वगैरह बनाई जा रही हैं। पोलो लैंड्स जो हमारी साइड में वेस्ट होती हैं। अदर अनकल्टिवेटेड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, जो फॉलो लैंड के बाद भी जो जमीन हमारी बच जाती है, जहां पे हम यूज नहीं कर सकते। और लास्ट है नेट्स ऑन एरिया, जो हम अपना ग्रो करते हैं चीजों को। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, अब लैंड का यूज कैसे कैसे किया जाता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में देखा था। ये देखिए, फॉरेस्ट में कहाँ है? ये रहा 18%, बैरन एंड अनयूटिलाइज्ड लैंड 18.4, ये इस पर दिख नहीं रहा, ये वाला एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। नॉन एग्रीकल्चर यूजेस की अगर हम देखें तो दिस वाज द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, आई थिंक सो दिस वन इज अ नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। परमानेंट पोस्चर ग्रेजिंग लैंड, ये वाली 4.71, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज, कॉप्स एंड ग्रोज, दिस वन, ठीक है। और कल्चरेटर वेस्टलैंड, जो वेस्ट लैंड है हमारी, स्काई ब्लू आपका ये नहीं, सॉरी नॉट दिस वन, आई थिंक दिस वन, सॉरी ये वाला भी नहीं है, ये वाला है। फॉलो एंड अदर, देन करंट फॉलो लैंड, वो एक मिनट, सॉरी, अगर हम देखें कल्चरल वेस्टलैंड जो है हमारी वो ये ही है। फॉलो अदर लैंड जो होगी वो आपकी ये है। करंट फैलो वो ये है। और नेट सोन एरिया 46.2। तो सबसे ज्यादा हम क्या यूज कर रहे हैं? नेट सोन एरिया यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो वो किसमें? फॉरेस्ट में। उसके बाद जो हमारी क्या है? बेरन और अनकल्टिवेटेड लैंड पड़ी है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइन फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। जो हमारी सॉइल का जो यूज भी है वो क्या भी बताता है कि जो हमारा फिजिकल फैक्टर भी मैटर करता है, उसकी वहाँ की टोपोग्राफी,
वहाँ का क्लाइमेट और सॉइल की टाइप की सॉइल जो है वो किस तरह की देखने को हमें मिलती है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। ये तो फिजिकल फैक्टर्स हो गए हम लोगों ने जो देखे हैं, साथ ही हमारे ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं। ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो उसको हम क्या यूज करेंगे अपने हाउसेज वगैरह के इन प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कि टेक्नोलॉजी हमारी कैसी है, उसे हम एक्सेसिबल हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। कल्चरल एंड ट्रेडिशन, जो हमारा कल्चर है, कल्चरल चीजों को भी हमारी जो है डिपेंड करता है कि हम लैंड को यूज कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। द डाटा बिलो रिप्रेजेंट द लैंड यूज पैटर्न, ये भी हमारा जो लैंड यूज का पैटर्न है वो बताता है। वेस्ट लैंड इज द लैंड पुट ऑन अदर नॉन एग्रीकल्चर। वेस्ट लैंड कौन सी है, जो किसमें नॉन एग्रीकल्चर है, विच इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया। जो रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया एज वेल एज रोडवेज, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, इन सब को जो यूज कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, वेस्ट लैंड कहेंगे। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted the land degradation। अगर हम किसी लैंड को बहुत ही लंबे समय तक कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, यूज करे जा रहे हैं और उसके प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं ले रहे, तो लैंड क्या हो जाएगी, रिजल्ट क्या होगा उसका, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। इट मीन्स कि जो लैंड है वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। अगर हम देखें जो इंडिया में ये कंपैरिजन है जापान और इंडिया का, कि चीजों को कैसे लैंड यूज का, अगर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर देखी जाए तो ओनली 11.7% वाज द क्या है यहाँ पे जापान में, और इंडिया में देखें तो 52.8% हम लैंड क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। परमानेंट एग्रीकल्चर दिस वन, इनके पास 0.8%। फॉरेस्ट, आप देखिए फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा है इनके पास 68.5% और हमारे पास 23%। इतनी छोटी सी जो कंट्री है उसके पास फॉरेस्ट एरिया कितना ज्यादा है। अगर हम इंडिया में देखें तो ओनली 23% ही हम किसके लिए छोड़ रखा है, फॉरेस्ट के लिए छोड़ा हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, चीजों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा है, चीजों को यूज बहुत ज्यादा करते हैं। परमानेंट पेस्चर लैंड 3.5, जो ग्रेजिंग लैंड के लिए यूज की जाती है, जो खाली पड़ी रहती है। अदर्स पर्पस के लिए हमारी 16.4% और उनकी कितनी है, 19% देखने को मिलती है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, अभी जैसे हमने देखा लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जो लैंड को बहुत लंबे समय तक अगर हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और उसी के साथ साथ हमें क्या देखना है, लैंड कंजर्वेशन मेजर्स, की हम लैंड को कैसे बचा सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, क्या डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, ओवरग्रेजिंग, ज्यादा उन्हें क्या करना, जुताई करना, माइनिंग खुदाई करना, क्वेरिंग हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लैंड डिग्रेड। तो ये तीनों चारों जो कंडीशन है, इनकी वजह से क्या होता है, जब लंबे समय तक ये चीजें परफॉर्म की जाती है तो हमारी जो लैंड है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। माइनिंग साइट्स लीव डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग द लैंड। माइनिंग की वजह से क्या होता है, डीप स्कार्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है देखने को इस तरह से। In recent year, industrial effluent, the wastes have become a major source of land and water pollution in many areas of the country। जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या बन रही हैं, बहुत मेजर रोल प्ले कर रही हैं, क्या करने का, जो हमारी लैंड एज वेल एज वाटर पॉल्यूशन का। जैसे अभी आप लोग देखते हैं यमुना है, अगर दिल्ली के में जैसे ही यमुना दिल्ली में एंट्री होती है, कहाँ से, हरियाणा से, तो उसका जो वाटर है वो बिल्कुल ब्लैकिश होने लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता चला जाएगा। और वो इतना ज़्यादा गंदा हो गया है कि वो नाले से भी ज़्यादा उसका कलर क्या हो गया, गंदा हो गया, देखने को स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। और जो आसपास का जो पानी है, जो वाटर है, जो आपका हमारा जो वो है वाटर, ग्राउंड वाटर है, उसमें भी जब हम पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी क्या आती है, स्मेल आती है। इस मीन्स कि इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो पानी है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, और जो लैंड है वो भी पॉल्यूटेड हो गया है। अगर आप मीन्स इस वाटर को यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्थ के ऊपर इफेक्ट भी डालेगा। सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स
लैंड डिग्रेडेशन, जो अब हमारी जो लैंड जो खराब हो रही है उनको क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम कुछ अगर चीजें करेंगे तो वो लैंड जो है हमारी बच जाएगी। पहला एफोरेस्टेशन, जो हम डिफोरेस्टेशन कर रहे थे उसकी प्लेस पे क्या करना चाहिए हमें, पेड़ों को काटो मत, पेड़ों को लगाओ। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का भी। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर्स बेल्ट इन द ऑफ प्लांट, हमें क्या करनी है, शेल्टर बेल्ट, एक प्रॉपर बेल्ट लगाने किसकी, प्लांट्स की। जैसे आप लोगों ने रोड्स के बीच में देखा कि प्लांट्स की एक प्रॉपर क्या है, बेल्ट लगाई जाती है। स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्न बुशेस, हमें क्या करना है, जो सैंड ड्यून्स उठते हैं कहाँ पर, हमारे जो उसमें डेजर्ट एरिया में, वहां पे क्या करना है, हमें थॉर्नी बुशेस को ग्रो करना है, ताकि जो सैंड ड्यून्स है जो हमारे मिट्टी के फव्वारे की तरह जो उड़ते हैं, आंधी तूफान जो आते हैं, हम जिसे हम वो कहते हैं भवरा, वो कहते हैं जो गोल गोल सा बनता है देखने को मिलता है, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, थॉर्नी बुशेस को उगाना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड है उसको प्रॉपर यूज कीजिए ना, कि वो खाली पड़ी है उसका कोई यूज ही नहीं कर रहा, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाइए, प्रॉपर तरीके से यूज कीजिए कि वो एग्रीकल्चर पर्पस में यूज कर सकते हैं या किसी और अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं क्या देखना पड़ेगा, एक प्रॉपर वेज देखने पड़ेंगे। कंट्रोलिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जो माइनिंग होती है उन माइनिंग एक्टिविटीज को हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना है। कि जैसे माइनिंग हो रही है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है माइनिंग का, क्योंकि जो कहीं ना कहीं करप्शन इसका पार्ट होता है कि थोड़े बहुत पैसे खवाए और ज्यादा माइनिंग करने लगे, किस लिए, ताकि उसमें से ज्यादा चीजों को निकाल सके, और जब वो ज्यादा निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो लैंड को इफेक्ट करते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एलिफेंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, जो इंडस्ट्रीज है ना, सबसे बड़ी तो क्या है, जो इंडस्ट्रीज हैं ये अपनी जो वेस्ट को डालते हैं वो कहीं भी डाल देते हैं। अब इन्हें वेस्ट इतना ज्यादा, वेस्ट इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा डेवलप हो रही है तो वेस्ट भी बहुत ज्यादा है। अब इस वेस्ट को क्या करेंगे लोग, ये वाटर के थ्रू डंप करते हैं रिवर्स में, जिस वजह से हमारे क्या जो रिवर्स का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। जैसे हमें यमुना का देखने को मिलता है, गंगा का देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वाटर जो है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है ड्यू टू द इंडस्ट्रीज। और अगर वहां पर क्या है, रिवर्स नहीं है, तो ये क्या, जो वेस्ट है, जो आपका जो ड्राई वेस्ट है वो इसको लैंड पे फेंक रहे हैं, और जब ये लैंड पे वेस्ट को फेंक रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो वो वेस्ट है वो हमारे उसको खराब कर रहा है, किसको, लैंड को। तो हमें क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर मैनर में उनका यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेस्ट उठाया हमने कहीं भी फेंक दिया, वो हमारी लैंड को भी वो कर रहा है, खराब कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, और हमारे वाटर में अगर हम जा रहे हैं तो वाटर के थ्रू भी लैंड को डिग्रेड कर रहा है, एज वेल एज वाटर पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है उससे। सॉइल एज अ रिसोर्सेज, सॉइल क्या है, हमारा एक रिसोर्स है, जैसे परमानेंट मटेरियल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइम, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सॉइल को जो चीजें हैं जो बचाती हैं वो ये सारी चीजें हैं, क्लाइमेट भी है, पेरेंट मटेरियल भी है, टोपोग्राफी भी है, एंड प्लांट एंड एनिमल्स, और टाइम तो है ही। टाइम इज एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉइल मेकिंग, कि सॉइल को एक जो सॉइल है, इस सॉइल को बनाने के लिए बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारा कि 1 साल में या 6 महीने में सॉइल बन जाएगी, नहीं, बहुत एक लंबा समय लगता है। उसके पीछे टोपोग्राफी भी एक इम्पोर्टेंट है, क्लाइमेट भी, पेरेंटल मटेरियल भी, जो मटेरियल कैसा है, प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल, और टाइम तो मैंने बताया कि टाइम तो हमारा है ही है। Soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growing and support different type of living organism on the earth. अगर soil नहीं होगा, soil नहीं है तो जो हमारे plants हैं वो grow नहीं होंगे, as well as different types of living organism भी जो है अर्थ के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। अगर लैंड हमारी खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाएगी, जो ऊपर का लेयर ऑफ लैंड है वो खराब हो जाएगी, तो अब क्या है, तो जो प्लांट वगैरह है वो ग्रो नहीं करेंगे। It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. देखा, फ्यू सेंटीमीटर बनाने के लिए भी कितना समय लग रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं। अगर इतना समय एक फ्यू सेंटीमीटर किसके लिए, सॉइल के लिए लग रहा है, तो ये सोचिए कि अगर हम उसे 10 सेंटीमीटर्स बनाएंगे तो कितने ज्यादा समय लगेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें जो लैंड है उसे क्या करना चाहिए, उसे हमें कंजर्व करना चाहिए, उसे ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर,
एक्शंस ऑफ रनिंग ऑफ वाटर, वाटर रनिंग, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एटसेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर, रनिंग वाटर जो वाटर जाता है, विंड, ग्लेशियर, डिकम्पोजर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मतलब इतनी सारे चीजें जो हैं एक सॉइल को बनाने के पीछे लगती हैं। और हम अगर देखें तो सॉइल का क्या है, अरे मिट्टी है फेंको, कोई काम की नहीं है। एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं कि हमारा जो शरीर है वो किस चीज का है, मर जाएंगे, मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। पर ये नहीं पता कि जो सबसे अहम चीजें हैं वो मिट्टी ही है, मिट्टी में ही मिल जाओगे। बट सॉइल क्या है, सबको एक्सेप्ट कर लेगी, आप सॉइल को नहीं कर सकते, बना सकते, सॉरी। पेरेंट्स रॉक ऑफ बैड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, other forms of lifetime are important factors in the formation of पेरेंट रॉक्स, बैड रॉक्स, क्लाइमेट, बहुत सारी कंडीशन है। जैसे अभी मैंने बताया ना, पेरेंट मटेरियल, ठीक है, ये बैड रॉक्स जो रॉक्स पत्थर वगैरह, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो सॉइल को बनाने में के पीछे काम करती हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज होते हैं वो भी एक क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉइल्स आर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल क्या कंजर्व करती है, सॉइल हमारी ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कंटेन करती है। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हाउ द जो सॉइल्स हैं जो हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं कि अलग अलग तरह की सॉइल्स मिलती हैं, अब उन्हें हमें क्या करना है, क्लासिफाइड करना है कि कौन सी सॉइल हमें पूरे जो है अलग अलग रीजन्स में कैसे कैसे देखने को मिलती हैं। ये पिक्चर्स देख रहे हैं आपको, सैंडी सॉइल्स, सिल्ट, क्ले, लोमी सॉइल, तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सॉइल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सॉइल बनती है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, तो उसके पीछे अलग अलग फैक्टर्स जो है मैटर करते हैं। जैसे थिकनेस, थिक कितनी है, टेक्सचर कैसा है, एज कितनी है, कितनी पुरानी है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो ये सारी चीजें क्या करती है, डिपेंड करती हैं कि वो किस टाइप की सॉइल है। और जो हमारे इंडिया में अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जो है देखने को मिलती है। तो सबसे पहली जो सॉइल हमारे यहाँ देखने को जो बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अच्छी होती है, दैट वाज द एलुवियल सॉइल। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। जो हमारा, अगर हम देखें कि जस्ट लाइक दैट कि ये हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है, अगर हम इसमें ऊपर की तरफ देखें तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ये हमारा सारा क्या है, ये सारा का सारा किसका बना हुआ है, एलुवियल सॉइल का। द एलुवियल सॉइल इज डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। जो हमारा जो क्या है, जो हमारा ये एलुवियल सॉइल है, ये 3 महत्वपूर्ण रिवरों के द्वारा बनाया गया है। कौन कौन सी हैं वो देखते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इंदस, 3 रिवर। अब हमारे इंडिया में अगर हम देखें, गंगा भी है, हमें मिलती है, ब्रह्मपुत्रा भी, बट नॉट इंडस। हाँ, अगर हम देखें जस्ट लाइक ये मैप है तो इंडस हमें यहां दिखती है। गंगा देखेंगे अगर हम गंगा देखेंगे तो गंगा जो है, ठीक है, गंगा अगर हम, सॉरी ये मैप ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक है, अगर हम गंगा देखेंगे तो गंगा हमें यहां से राइज होती हुई दिखेगी और ऐसे आती हुई आपके बांग्लादेश में जाएगी। इंडस देखेंगे जो मैंने बताया वो हमें पाकिस्तान में मिलती है। ब्रह्मपुत्रा देखेंगे तो वो हमारे यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती हुई यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पे इंडिया में नहीं मिलती, ये हमारे यहाँ आके बांग्लादेश में मिलती है। अगर हम इस रिवर सिस्टम को देखें, जैसा आप लोगों ने 9th क्लास में रिवर सिस्टम पढ़ा था, तो जो रिवर्स मिलती हैं, तो इंडस तो हमारे यहाँ है ही नहीं, बट इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं
जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो क्या है, जो इंडिया से राइज होती हैं, सतलुज वगैरह जो रिवर्स हैं, वो कहाँ जाती हैं, वो इंडस रिवर में जाती हैं। अकेली हमारी जो गंगा है, यही सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन को नहीं बनाती, इसकी क्या ट्रिब्यूटरीज है, जैसे हमें देखने को मिलती है यमुना, इधर रामगंगा, रामगंगा, काली, कोसी, इधर से हमें एक रिवर और मिलती है इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये क्या है, नॉर्दर्न इंडिया जो है टोटली क्या है, इट वाज कवर्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इंडस ट्रिब्यूटरी एंड द ब्रह्मपुत्रा। तो इन तीनों की वजह से हमारा जो एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है, कहां पर, इंडिया में। इट इज ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। ऐसा नहीं है क्या, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है रिवर हमें नॉर्दर्न इंडिया में ही मिलती है, इट ऑल्सो फाउंड इन कहां पर, डेल्टास, जो डेल्टास का फॉर्मेशन हुआ, डेल्टाज ऑफ किसके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इट मीन्स कि जो जहां जहां रिवर्स हैं वहां वहां, जैसे महानदी हमें यहां देखने को मिलेगी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, तो हमारी जहां जहां रिवर्स हैं वहां वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, एलुवियल सॉइल मिलती है। बेस्ड ऑन एज एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाई, एज के आधार पर भी हम कैसे कहते हैं कि एलुवियल सॉइल को हम क्लासिफाई करते हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड द न्यू एलुवियल सॉइल, दो तरह की सॉइल मानी जाती हैं, एक ओल्ड है एज वेल एज आपकी न्यू एलुवियल सॉइल है। ओल्ड एलुवियल सॉइल में आपकी बांगर, और न्यू एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है, खादर। ओल्ड बांगर और न्यू खादर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारे रूरल एरियाज में, जो गांव में बड़े बूढ़े जो होते हैं या पेरेंट्स कहते हैं कि खादर में चलो, ये तो खादर के हैं, खादर में चले जाओ, खादर में खेत है। क्या है खादर का मतलब, वो एरिया जो क्या है, रिवर के पास है, जहां से पहले रिवर जो है उसके नियर क्या होती थी, फ्लो होती थी। और खादर से जो पहला वाला है वो क्या है, बांगर में, वो क्या है, बांगर है। तो ओल्ड कौन सी है आपकी, बांगर, और न्यू कौन सी है, खादर। द बांगर सॉइल हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। बांगर में क्या है, ज्यादा हमें क्या मिलते हैं, कंकर मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर, नोड्यूल्स। वो मिट्टी, वो ऐसी मिट्टी होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे पत्थर, अगर हम उस पर नंगे पैर चलेंगे तो वो चुभेंगे, कहीं ना कहीं में प्रॉब्लमेटिक होंगी चीजें। और नोड्यूल्स इन द खादर, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन द बांगर। न्यू एलुवियल सॉइल जो होती है, यहाँ पे फाइन, बहुत पतले, क्योंकि पानी के कटाव से जो पत्थर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कट चुके होते हैं। और जो जैसे मान लीजिए फ्लड आई, बाढ़ आई, बाढ़ आने से क्या हुआ, जो पत्थर थे वो बह के कहाँ चले जाते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल के ऊपर चले जाते हैं, पानी वापस आ जाएगा। लेकिन न्यू एलुवियल सॉइल में क्या होगा, न्यू एलुवियल सॉइल में फाइन, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स रह जाते हैं, और वो क्या होता है, ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, मोर फर्टाइल होती है। एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल, एलुवियल सॉइल कैसी है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। द सॉइल कंटेन्स एन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, पोटाश मिलता है हमें इसमें, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, विच द आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगरकेन, पैडी, व्हीट एंड अदर सेरियल एंड पर्ल्स क्रॉप। ये किस किस के लिए हमें फिजिबल अच्छी होती है, हमारे की जो पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम की वजह से शुगर केन बहुत ज्यादा होता है। जैसा अगर आप लोग जाओगे मेरठ की साइड, वहां पे मेरठ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेरठ है, मेरठ से आगे की तरफ जाते हैं या मेरठ के आसपास वाले रीजन में जाएंगे तो वहाँ शुगर केन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि वो किसके नियर है, गंगा के नियर है कहीं ना कहीं। तो वहां पे, या हापुड़ की तरफ चले जाइए, गढ़ की तरफ चले जाइए, तो वहां पे क्या है, गढ़ मुक्तेश्वर, वहां पे क्या है, शुगर केन हमें ज्यादा मिलते हैं। पैडी, पैडी जो धान होता है हमारे, जो पैडी मतलब जो धान होता है, जो मूंजी कह सकते हो धान, तो वो भी हमें उस रीजन में, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चाहिए, और जितने ज्यादा रिवर के पास होगे उतना ज्यादा ग्राउंड वाटर ऊपर होगा, जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर ऊपर होगा उतना ज्यादा आप वाटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। व्हीट के लिए अच्छी होती है, और अदर सेरेल्स एंड पल्सेस, पल्स वगैरह भी वहां पे अच्छे से ग्रो कराए जा सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, ये मिट्टी जो हमारे अभी लोकल में देखने को मिलती है, दैट वाज अवर एलुवियल सॉइल, खादर एंड बांगर। नेक्स्ट है हमारी ब्लैक सॉइल। देखिए क्या दरारें पड़ रही हैं, दिस इज कलर इन ब्लैक। हमें देख ब्लैक से समझ में आ गया, जो नाम रखा है ब्लैक सॉइल, कलर कैसा होगा इसका, ब्लैक। एंड इट ऑल्सो नोन एज
रेग्यूर सॉइल। क्या कहा जाता है इसे? रेग्यूर सॉइल, रेग्यूर सॉइल कहा जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन along with the parent rock material are the important factor of the formation of black soil। जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है किसके साथ? पेरेंट रॉक के साथ। हम लोगों ने देखा था ना उसमें ग्राफ में, पेरेंट रॉक जो भी है वो भी मैटर करता है। तो पेरेंट रॉक जो मटेरियल होगा उसके साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी वो क्या है? वो फॉर्मेशन करती हैं किस चीज का? ब्लैक सॉइल का। The soil is ideal for the growing of cotton and also known as a black cotton soil। क्या कहा जाता है इसे? किसके लिए? कॉटन के ग्रो करने के लिए। और इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल, काले उसकी कॉटन की मिट्टी। This type of soil is typical of Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and it's made up of lava flows। जैसे ही आप लोग अगर मैं मैप है हमारा, एक रफली मैप आइडिया लग जाता है बनाने के। देखें कि अगर हम इसमें देखें, एक गुजरात है, ये दक्कन वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे जो मुंबई महाराष्ट्र वाला एरिया है, अगर आप लोगों ने उसमें क्लास 9th में देखा होगा कि हमारी जो रिवर्स है वो ईस्ट फ्लोइंग की है, क्योंकि ये वाला रीजन जो है वो क्या है? हाई है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड। और वो हाई होने का रीजन क्या है? क्योंकि जब गोंडवाना टाइम में जो ये पोर्शन था ये क्या हुआ? ब्रेक हुआ, और ब्रेक होके क्या हो गया? सबडक्ट हो गया। क्या हो गया? सबडक्ट हो गया। इसके नीचे सबडक्ट होने की वजह से एरिया क्या हो गया? ऊपर उठ गया। अब जब ये सबडक्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं उस टाइम पे क्या हुआ होगा? लावा बाहर आया होगा। अब लावा जब बाहर आया इस रीजन में, तो उस लावा की वजह से क्या हुआ? ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, बेसिकली इन मुंबई एंड महाराष्ट्र वाले रीजन में। द सॉइल कवर्स द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। तो ये बेसिकली हमारा जो डेक्कन वाला एरिया है, सॉरी जो हमारा सेंट्रल पार्ट और डेक्कन के बीच का जो एरिया है, जो डेक्कन पार्ट है, वो बेसिकली हमारा किससे बना हुआ है? हमारी ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, किसकी बनी होती है? क्ले मटेरियल वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग ऑफ मॉइस्चर। हम लोगों के जो क्ले, आप लोग जो मॉडल्स वगैरह बनाते हैं उसमें जो क्ले यूज करती हैं, it also made up of a black soil। Black soil is nutrients rich, contains calcium carbonate, magnesium, potash and lime। इसमें क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश एंड लाइम देखने को मिलता है। The soil is sticky when wet and difficult to work on unless tiled immediately after the first shower of during the pre-monsoon period। इस मिट्टी को आप क्या है? इतनी इजीली क्या नहीं कर सकते? खोद नहीं सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। और जब तक प्री मॉनसून पीरियड में नहीं आएगी, पहली शावर नहीं होगा, तो इस मिट्टी को आप क्या नहीं कर पाओगे? खोद नहीं पाओगे। और इसे एक चीज के नाम से जाना जाता है सेल्फ प्लगिंग। सेल्फ प्लगिंग, ये क्या रिवर है? सॉरी, ये सॉइल जो है वो कैसी है? सेल्फ प्लगिंग है। क्यों? आप लोग को दिख रही है ना ये जो दरारें हैं, ये जो दरारें हैं, क्या होता है? जो हमारे वो हैं बर्ड्स वगैरह हैं, वो कहीं से दाना वगैरह चुग के आते हैं, और वो दाना वगैरह या बीट वगैरह अगर वो यहाँ कर दें, और इन जो गैप्स हैं, इन गैप्स के बीच में वो जो बीट वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? अपने ऑटोमेटिक ही जो हमारे वो है प्लांट्स है वो ग्रो होने लगते हैं। इसे क्या, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेल्फ प्लगिंग सॉइल। रेग्यूर सॉइल तो कहते ही हैं हम इसे। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ प्लगिंग सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप एट on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in eastern and southern part of Deccan Plateau। जो हम लोगों ने देखा अभी डेक्कन प्लेटू में हमें क्या मिला था? ब्लैक सॉइल मिल रही थी, लेकिन कहाँ से? वेस्टर्न साइड से। लेकिन जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे? ईस्टर्न साइड में जाएंगे, तो हमें कहाँ क्या मिलती है? रेड एंड येलो सॉइल मिलती है देखने को। अब ये किस वजह से होता है?
डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक्स की क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से। और इस एरिया में क्या है, लो रेनफॉल है। जो रेड और येलो सॉइल कहाँ डेवलप होगी, जहां पे लो रेनफॉल होता हो, और ये कहाँ है, डेक्कन प्लेटो पे मिलती है। दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर, कैसा होगा कलर इसका, रेडिश कलर होता है, लाल कलर के होते हैं, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। किस वजह से, आयरन और क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, अगर इसमें हाइड्रेशन हो जाए, जो हमें रेडिश कलर मिल रहा था, अगर इस रेडिश कलर में क्या हो जाए, हाइड्रेटेड हो जाए, मतलब पानी जो है एक्सट्रैक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसका जो कलर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो हमें येलो देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, अलोंग द प्रीडोमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। कहाँ उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा, जो मिडिल गंगा के साउदर्न पार्ट की अगर बात करें तो वो कहाँ है, आपका एमपी के पास आ जाएगा, क्योंकि गंगा अगर हम वाराणसी के पास जाएंगे तो वहां से नीचे की तरफ एमपी पास में होता है, तो उसके पास मिलती है। और प्रीडोमिनेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में भी हमें इसे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कैसे होती है? द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ट्रॉपिकल और सब, कभी गर्मी, कभी बारिश हो रही है, कभी सूखा पड़ रही है, कभी बारिश हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस सॉइल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। दिस सॉइल इज रिजल्ट इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन, बहुत ही ज्यादा बारिश होने की वजह से इसमें क्या बन जाते हैं, कटाव बन जाएंगे। जैसे ये दिख रहा है आपको कि बहुत ज्यादा बारिश हुई और ये क्या बने हुए हैं इसमें, इस तरह से कटाव बन जाते हैं इसमें। या फिर यहां से देखिए ये जो जा रहे हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर, कैसा नेचर है इसका, एसिडिक नेचर है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट, प्लांट जो क्या होते हैं, प्लांट यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि एसिडिक नेचर है तो प्लांट मिलेंगे नहीं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन साउदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कहाँ मिलती है, हमारा बेसिकली कहाँ मिलती है, वेस्टर्न घाट में मिलती है, महाराष्ट्र आके, उड़ीसा में मिलती हैं, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। दिस सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस पुअर। क्या होता है, ये किसको सपोर्ट करती है, डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन, डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है, बट ह्यूमस पुअर होता है इसके अंदर। द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी, टी और कॉफी के लिए ये क्या है, एक सफिशिएंट सॉइल है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, टी और कॉफी का ग्रो अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉइल इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर, कैसी होती है, रेड टू ब्राउन कलर में देखने में। दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर, सैंड ड्यून्स की तरह, जैसे रेतीली मिट्टी होती है, एंड सलाइन इन नेचर, कैसी होती है, सलाइन होती है, हल्का सा उसमें क्या मिलता है, नमक मिलता है। एंड सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। क्या होता है, कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, और कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेटिंग द वाटर। इसमें अगर पानी है, अगर हमारी कहीं पे एरिड सॉइल देखने को मिलती है, वहां पे वाटर देखने को मिलता है, तो अगर वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, वहां पे सॉल्ट मिल जाएगा। एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, क्या होता है, ये क्या होता है, लैक होता है, क्या होता है, ह्यूमस एज वेल एज मॉइस्चर इसमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। द लोअर होरिजन ऑफ साइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर, लोअर होरिजन किसके द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, इट वाज ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वो क्या कर, कैल्शियम कंटेंट हमें देखने को इसमें ज्यादा मिलता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, जो कंकर लेयर है वो क्या करती है, बॉटम में होरिजन रेस्ट्रिक्ट करती है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को। नेक्स्ट है हमारी पोरस सॉइल। नेक्स्ट कौन सी है हमारी, पोरस सॉइल।
These soils are found in the hilly and mountainous area. कहाँ देखने को मिलती है? हमारे हिल एरिया में as well as mountainous area. The soil texture is loamy and the silty in valley sides and coarse grain in the upper slope. आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहाड़ की जो मिट्टी है वो कैसी लोमी टाइप में मिलती है, ठीक है, लोप स्लोप्स बने हुए होते हैं उसमें. In the snow-covered areas of Himalayas, these soil experience denudation and the acid with. क्या एसिड को भी क्या है देखने को मिलता है. Low humus content. The soil is fertile on the river terrace and the alluvial fans. जहां पे हमें क्या सॉइल मिलती है, सॉरी जहां जो सॉइल है ये हमारी जो सॉइल ऑन रिवर टेरेस, जो रिवर के अराउंड अगर जो हमें ये देखने को मिलती है फॉरेस्ट सॉइल, तो वहां पे ये क्या होती है? फर्टाइल मिलती है. सॉइल इरोजन एंड द सॉइल कंजर्वेशन. अभी हम लोगों ने क्या देखा था? सॉइल्स को देखा था. अब हमें देखना है कि जो हमारी जो सॉइल्स होती हैं उनका क्या है, हमें क्या करना है, उनका इरोजन और उनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, कि सॉइल्स हैं उनका कैसे कंजर्व कर सकते हैं. द रिमूव ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज अ सॉइल इरोशन. जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी का जो ऊपर का जो कवर जो लेयर होती है उसका क्या सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज द सॉइल एरोजन. जैसे ये आपको ये दिख रहा है, ठीक है. अब इसकी जो ये ऊपर वाली जो लेयर है, ठीक है, ये क्या हो जाए, ये धीरे धीरे कटने लगे, ठीक है. किसी वो रीजंस बहुत सारे होते हैं, वॉश आउट होने लगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन इज कॉज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज. किसकी वजह से होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज से देखने को मिलती है. कौन कौन सी एक्टिविटीज? डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा यूज करना, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग. वही जो हम लोगों ने रिसोर्सेज में देखा था, जब हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है, उसी तरह से डिफोरेस्टेशन, जब हम बहुत ही ज्यादा डिफोरेस्टेशन करते हैं. ओवर ग्रेजिंग मतलब जो ये मिट्टी है इसका जो ऊपर वाले जो ये आपको प्लांट्स मिलके इनका ओवर ग्रेज करने लगे बहुत ही ज्यादा. कंस्ट्रक्शन, बहुत लार्ज ऑफ अमाउंट पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन करने से क्या जो हमारे प्लांट्स हैं उनको काटने लगे बहुत ही ज्यादा, ठीक है. माइनिंग, माइनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि हम माइनिंग करते हैं कि अब मान लीजिए ये रीजन है, यहाँ पे हमें कोई रिसोर्सेज पाए हैं और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? माइनिंग कर रहे हैं. और माइनिंग क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं, कि माइनिंग ज्यादा करने से पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है वो क्या हो गया? आपका खत्म हो गया. जो सॉइल है वो क्या होगी? हमारी खराब होगी. अब कोई यूज ही नहीं बचा उसका, ठीक है. ऑल्सो देयर आर सम नेचुरल फॉरेस्ट फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर विच लीड टू सॉइल इरोशन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपके मैन मेड ही रीजंस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे विंड. अब जो हवाएं चलती हैं उनसे भी क्या होता है? सॉइल इरोजन देखने में. मान लीजिए जैसे हम लोगों ने देखा था अभी जो एलुवियल सॉइल के टाइम पे, फील्ड क्या है? जुता हुआ है, ठीक है, प्लग है, फील्ड है. अब उसमें क्या हुआ? हवा, विंड फ्लो हुई, उसकी वजह से मिट्टी क्या होने लगी? उड़ के जाने लगी, ठीक है. ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स की वजह से वाटर विच लीड्स टू सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. सॉइल्स का क्या है? डिफेक्टिव मेथड्स की वजह से भी क्या होगी? फार्मिंग की, उनकी वजह से भी सॉइल का क्या होता है? इरोजन देखने को हमें मिलता है. द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स. क्या? क्ले सॉइल्स की वजह से डीप चैनल्स बना लेती है. जैसे ये देखने को मिल रहे हैं ना आपको, ये डीप चैनल्स एज गुलीज. इन्हें क्या कहा जाता है? गुलीज कहा जाता है. The land become unfit for cultivation is known as bad land. वो जमीन जब गुलीज बन जाएंगे, इसमें कटाव बन जाएगा, तो ये क्या होगी? कल्टीवेशन, अनफिट फॉर द कल्टीवेशन. क्या अनफिट होगी? यहाँ पे क्या नहीं होगा? कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे. When water flows as sheet over large areas, वाटर जो फ्लो हो रहा है लार्ज शीट एरिया के ऊपर कंटिन्यूसली डाउन अ स्लोप एंड द टॉप सॉइल इज वॉश अवे. अब इसकी जो टॉप सॉइल है वो क्या होगी? वॉश अवे होगी, खत्म हो गई है. तो उससे भी क्या हो रहा है? इज नोन एज द शीट इरोजन. गुली हम लोगों ने देख लिया. गुली इरोजन क्या होगा? कि जो हमारी मिट्टी है उसमें क्या मिलते हैं? कट्स मिलते हैं, वाटर कट्स मिलते हैं क्ले सॉइल में, ठीक है. अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को,
ठीक है। जैसे अभी ये दिखाइए, अब इसमें क्या हो रहे हैं, कटाव हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये कटाव जो है ज्यादा हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, हम गुलीज कहते हैं। और अगर मैं वहीं आप लोगों को बताऊं कि जो ऊपर की शीट है, जो ये ऊपर वाली शीट है, अगर इसका सॉइल इरोजन होगा देन इट इज नोन एज द शीट इरोजन, कि अपर लेयर क्या हो रही है हमारी, वो कट रही है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ दैट द स्लोपिंग लैंड नोन एज द विंड इरोजन। जो हमारी किसकी वजह से, जो विंड की जो चलती हैं उनकी वजह से जो सॉइल इरोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विंड इरोजन कहते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब हमारी सॉइल तो हम लोगों ने देख लिया कि सॉइल का इरोजन हो रहा है, तो हमें डिफरेंट वेज भी क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। किस चीज के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए। अब वो कैसे कैसे, प्लगिंग अलोंग द कॉन्टूर लाइंस डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस कॉल्ड द काउंटर प्लगिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, काउंटर प्लगिंग। आप लोगों ने देखा है कि इस तरह से जो हमारी लेयर बनती है उसमें कि पानी इसमें अगर मैं देखूं, हाँ, यहां कर क्या आ रहा है, वाटर फ्लो होगा, यहां कर क्या वाटर फ्लो होगा, और जो हमारा सीड्स हैं वो यहां होंगे, ठीक है, सॉरी, वो सीड्स हमारे यहां रहते हैं, जो मशीन्स वगैरह के द्वारा हम जो बनाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हम जो काउंटर प्लगिंग करनी पड़ेगी उसकी। टेरेस कल्टीवेशन, रिस्ट्रिक्शन इरोजन, टेरेस कल्टीवेशन करना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डाउन इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज। आप लोगों ने देखे जो हिमालयाज के हमारे जो माउंटेन्स एरिया है वहां पे टेरेस फार्मिंग देखने को मिलती है। जस्ट लाइक कि ये हमारा ये हमारा जो माउंटेन है, यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो हमारा माउंटेन है यहाँ पे इस तरह से टेरेस बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह। तो इनके ऊपर क्या की जाएगी, फार्मिंग। अभी जो फार्मिंग होगी इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल का इरोजन नहीं मिलता। और कहाँ देखने को मिलता है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज में, ठीक है। व्हेन अ लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू strips of grass and left to grow between the crops, then this break up the force of the wind, this method known as strip cropping। हम क्या करना है कि जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं, हमें यहाँ पे ग्रास ग्रो कर दी और उसके बीच में हमने क्या कर दिया, हमने सीड्स कर दिए। अब इससे क्या होगा, इसे कहा जाएगा स्ट्रिप क्रॉपिंग। Planting lines of trees to create shelter helps in the stabilization of sand dunes and in establishing the desert in western and India. Rows are such as trees called the shelter belts। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम लोगों ने स्ट्रिप क्रॉपिंग देखी थी, उसी तरह से हमें क्या मिलेगा, शेल्टर बेल्ट देखने को मिलती हैं, ठीक है, कि जो सैंड ड्यून्स वगैरह है उनसे बचने के लिए जगह जगह पे हमें क्या है, प्लांट्स को हम क्या करें, प्लांट कर दें। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए मैथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन, टेरेस फार्मिंग, ठीक है, क्या है, जो हमारी टेरेस फार्मिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, फॉलोइंग, कवर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड शेपिंग प्लगिंग। तो ये सारे रीजंस है, जो मैथड्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सॉइल्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा, जो मैप्स देखने को मिलता है इस चैप्टर से, कि सॉइल का मैप, कौन सी सॉइल जो है हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस हमारी ये वाली सॉइल है। अगर आप देखें तो ऊपर जो हमारा लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर वाला एरिया एज वेल एज हिमाचल एंड उत्तराखंड में हमें क्या मिलती है, हमें हमारी फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। नेक्स्ट एलुवियल सॉइल। अभी मैंने जब मैप ड्रॉ किया तो उसमें बताया था हमारे इस नॉर्दर्न पार्ट में हम क्या मिलती है, हमें एलुवियल सॉइल मिलती है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल हम लोगों ने देखा, मैंने बताया था कि जहां पे हमारी ब्लैक सॉइल खत्म होगी उसके बाद हमें क्या मिलेगा, रेड एंड येलो सॉइल। ब्लैक सॉइल इस वाले रीजन में, देन लेटराइट सॉइल यहां पर देख मिलती है, लास्ट इज एरिड सॉइल
जो हमें हमारे राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिलता। तो अगर आप सॉइल्स को करें तो सॉइल्स को ध्यान रखना कि सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाले रीजन में अप टू द आप कहाँ तक उत्तराखंड तक आपकी फॉरेस्ट सॉइल मिल जाएगी, ठीक है, सिक्किम में भी मिल जाएगी और थोड़ी बहुत आपकी अरुणाचल प्रदेश में भी। एलुवियल सॉइल आप यूपी, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सॉरी हिमाचल प्रदेश और इधर बिहार तक कर दीजिए। रेड एंड येलो सॉइल आप यहाँ से झारखंड वगैरह नीचे उड़ीसा वगैरह रीजन में कर दीजिए। उसके बाद ब्लैक सॉइल मुंबई वाले रीजन में यहाँ पे कर दीजिए अप टू द एमपी, मध्य प्रदेश। एंड देन लेटराइट सॉइल आप वेस्टर्न घाट पे इधर बहुत लोमी सा एरिया, इस एरिया में आपकी क्या होगी लेटर सॉइल। एंड एरिड सॉइल इज अवर लास्ट विच वॉज इन हमारे कहाँ देखने को मिलती है, हमारे राजस्थान वाले एरिया में मिलती है, ठीक है। तो अब जो हमारे चैप्टर है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। होप सो आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम सैटरडे और संडे आप लोगों के लिए डाउट क्लासेस रखते हैं और जिसका आप व्हाट्सएप के जो वो है ग्रुप्स उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।